बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। अहम बात यह है कि जब से यह केस चल रहा है, हुकूमत की जानिब से जो हुकूमती इत्तेहाद है, उन्होंने इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। आज भी जब अदालत में कार्रवाई चल रही थी, वक्फे के दौरान जो हमारे पास इस वक्त जो बातचीत थी, उसमें हुकूमत की तरफ से और हुकूमती जो मुशीरान हैं, तर्जुमान हैं, वो इस सारे मामले को या बेंच के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। क्या कुछ कहना था तारड़ साहब का, ये आपको दिखाते हैं। ये बेंच जो केस सुन रहा है, इसकी कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि 4-3 के फैसले से पिछला केस जो है वो डिसाइड हो चुका है। ये बेंच अता तारड़ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, और अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली के अंदर वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म रिज़वी तारड़ साहब ने भी इस फैसले या जो फैसला महफूज किया गया है उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे, उसमें उनका कहना था कि अदालत को तवाज़ुन कायम करना होता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि आइन वाज़ेह है कि इंतखाबात कब होने हैं, और एक और अहम बात कि चीफ जस्टिस का हुकूमत और पीटीआई को सियासी डायलॉग का मशवरा दिया गया है। लेकिन डायलॉग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है, यह आपको देखिए। डायलॉग की बात वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि हुकूमत इस वक्त इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। वजह उसकी वो क्या बताते हैं, यह आपको दिखा रहे हैं। आज इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। और सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज करता हूं मैं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर। आपकी तरफ से इसरार था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। फैसला महफूज कर लिया गया है, कल फैसला आ जाएगा, सुना दिया जाएगा। बेंच पर जब अदम तहफ़्फ़ुज़ का आप इजहार कर रहे हैं, तो फैसले को क्या मानेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है कि मेजॉरिटी का फैसला जो है वो 4-3 का फैसला है, और उसके तहत ये जो पिटिशन है ये इसको डिसमिस हो जाना चाहिए, और ये हेयरिंग जो 3 मेंबर बेंच कर रहा है वो नहीं करना चाहिए। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की स्टेटमेंट आई, जिसके अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की गई कि किस तरह के मौक़ों पे 184(3) के तहत जो है आप सुओ मोटो ले सकते हैं। राना साहब, सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, मुझे पहले उसका जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि आप कल इस फैसले को मानेंगे, कबूल करेंगे? मैं उसी के जवाब पे आ रहा हूँ। मैं वही जवाब बिल्डअप कर रहा हूँ, जवाब कि वो उसके तहत भी ये जो हेयरिंग है, ये जो प्रोसीडिंग है, ये नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये इन 2 बुनियादों पे, और इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी मामलात हैं, बड़ा क्लियर है कि ये बेंच जो है ये नहीं सुन सकता इस पिटिशन को। और अगर वो कंटिन्यू सुन लिया ना, बेंच ने सुन लिया, फैसला महफूज कर लिया। हम समझते हैं कि ये लीगल नहीं है, ये तो क्या करेंगे? बस ये तो अभी जब फैसला आएगा तो फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन जो भी फैसला आया वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इन बेसिस के ऊपर जो मैंने जो अभी आपको बताए कि ये 2 मेजर जो रीजंस हैं कि 4-3 का मेजॉरिटी का फैसला आ चुका है, और दूसरा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले के मुताबिक अब ये फर्दर बेंच को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सर, तो सारी बातें आपकी अपनी जगह के ऊपर, मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूं। आप जो कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, नहीं सुनना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ हो गया। मैं सिर्फ इस जानने में मैं बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं कि ये आप बताएं कि ये फैसला आ जाएगा तो आपकी और इत्तेहादी जो हुकूमत है उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, करेंगे क्या, कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे? इस फैसले को तो फिर मेनोन तस्लीम करना पड़ेगा क्योंकि आला अदलिया की तरफ से आया है। देखिए, ये तो फिर हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी। अगर कोई रिव्यू दायर कर सके तो रिव्यू दायर करेंगे, वरना तो मेरे ख्याल से इट इज़ एम्पली क्लियर के पीडीएम ने भी अनाउंस किया था कि हम इस फैसले को, इस बेंच को जो है इन बुनियादों की वजह से जो मैंने आपको बताई मेनली, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते।
जी डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा, ये जो फैसला कल जो आएगा, यानी अभी से ये बात तय हो गई, सवाल वही है कि इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर हुकूमत का अदम एतमाद, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर सपोर्ट हासिल रही इस मौके के ऊपर आला अदलिया के साथ, और साथ साथ इंतखाबात के दबाव बढ़ाने के ऊपर भी पीटीआई का हद दर्जे इसरार रहा कि इंतखाबात आईनी तौर पर होने चाहिए और हुकूमत की किसी भी तौजी को या इलेक्शन कमीशन की किसी भी बात को मुस्तरद किया जाता रहा पीटीआई की जानिब से। यानी अगर हुकूमत इस चीज को तस्लीम नहीं करेगी, अगर फैसला आपके हक में आता है, आपसे मुराद के इंतखाबात की तारीख के हवाले से आता है और उसके फेवर में आता है, और हुकूमत नहीं तस्लीम करेगी, तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब। मसला ये है कि इनका अदम एतमाद हर उस नतीजे पे है जिसमें इनको फायदा नहीं है। ये खुद सुओ मोटो के थ्रू आई हुई हुकूमत अब सुओ मोटो के खिलाफ है। ये अल्लाह ताला का निजाम है, मकाफाते अमल इसको कहते हैं। यहाँ पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर गए हुए, एक मुजरिम, एक सजा याफ्ता मुजरिम, उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल जाए वो ठीक है, और जिसके ऊपर 16 अरब का फर्दे जुर्म आयद होना है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें वो ठीक है। उसका बेटा जिस पे भी फर्दे जुर्म आयद होना है 8 अरब का, उसको भी आप चीफ मिनिस्टर बना दें वो भी ठीक है। जस्टिस सजाद अली शाह की कोर्ट में जाके वहां पर यही एग्जैक्टली यही किया था इन्होंने, कि इन्होंने जो बेंच था उसको इन्होंने डिवाइड किया। इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बीच में अपने मसंद के रिजल्ट लेने के लिए मलिक कयूम की ऑडियो टेप अभी तक शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद है और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त के जाली पता नहीं किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब बात यह है कि हुकूमत, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पार्टी चेयरमैन के मुबैना ऑडियो लीक्स बहुत ज्यादा मौजूद है, वो आपकी तरफ भी ऑडियो लीक्स बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहबा। अरे भाई फरीद साहेब, ऑडियो लीक्स आप जिस मर्जी की निकाल लें, बाथरूम की निकाल लें, बेडरूम की निकाल लें, गटर की निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर तरफ हमाम में सभी नंगे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इन चीजों से मावरा है। आप बात करें पाकिस्तान के दस्तूर की, पाकिस्तान के आइन की, इनके लिए आइन कुछ नहीं है, इनके लिए दस्तूर कुछ नहीं है। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए असेंबली डिसॉल्व होने के बाद, तो क्यों नहीं हो रहे? इनको पसंद नहीं है, इसलिए ये कहते हैं किसी तरह से इसको उल्टा चलाएं। लेकिन डॉक्टर साहब आज एक बड़ा आम रिमार्क आया, मेरा ये रिमार्क सुन लीजिए, बात कंप्लीट करने दें फरीद साहब, बात अदब के साथ मेरी बात सुन, आप बात नहीं कंप्लीट करने देंगे। एक बात मेरी एक बात तो सुन ले। चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा है कि हुकूमत और पीटीआई सियासी डायलॉग करें, मशवरा दिया उन्होंने आप दोनों को। अच्छा आप सब्र करके सुन लें आप बात। हम तो देखिए इमरान खान साहब इस वक्त डायलॉग के लिए रेडी हैं, लेकिन आप जो बातें सुना रहे हैं उसके अलग। मगर आपने सुना राना सनाउल्लाह ने क्या कहा? वो तो सीधा तसादुम मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं या तुम रहोगे या हम रहेंगे। ये इस मुल्क के बाशिंदे, इनका मसला, इन्होंने एनआरओ ले लिए, अपनी सारी जायदादें माफ करा दी, अपने सारी करप्शन माफ करा दी। अब वो इनको हजम नहीं हो रहा। अभी ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी, हम बैठे हैं, हमारी हुकूमत, हमारी मर्जी, हमारा मुल्क, हमारी मर्जी, अवाम जाए भाड़ में। अवाम का हेल्थ कार्ड इन्होंने ले लिया, अवाम के लंगर खाने इन्होंने ले लिए, अवाम को इन्होंने वापसी में सिर्फ महंगाई के और पेट्रोल बॉम्ब, आप देखें आटा 55 रुपए से कहां 150-200 रुपए पे चला गया, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब आवाम के 21 लाख केसेस भी तो इल्तवा का शिकार हैं। इसी आवाम के 21 लाख केसेस भी तो पेंडिंग में है। आवाम की क्या चीज? मैं कह रहा हूं उसी आवाम के 21 लाख केसेस भी तो पेंडिंग में है। सॉरी, नहीं तो वो तो हर चीज पेंडिंग में है ना। इनकी चीज सबसे पहले हो जाए, इनको रिलीफ भी मिल जाए। नवाज शरीफ साहब उधर से धमकियां लगा रहे हैं कि हमारी मर्जी का रिजल्ट ना आया तो $500 पे ले जाऊंगा। अरे भाई आप हैं कौन?
पहले आप ही लेके गए थे ना 180 से अब 300 रुपए पे, अब आप धमकी लगा रहे हैं कि मैं 500 पे लेके जाऊंगा। ये मुल्क तो नहीं है, ये तो गुंडागर्दी और ये सिर्फ डॉन्स हैं। इनको अब आप पहचान लें, गुल्लू भट्ट और उनके बनाने वाले ये डॉन्स हैं, ये माफिया हैं। अच्छा चले, मैं जरा मुजम्मिल साहब की तरफ आ जाता हूं, क्योंकि मुज़ाकरात की बात के ऊपर भी आपने जवाब नहीं मुझे दिया। नवाज शरीफ हो, मैं जरा मुजम्मिल साहब से जरा तज्जिया ले लूं इस सारी सूरत हाल का, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ना आप पीछे हटने को तैयार हैं, ना दूसरी तरफ हुकूमत पीडीएम हुकूमत तैयार है, यानी दोनों की तरफ से हेड ऑन्स हैं, कोई डायलॉग के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। मुजम्मिल साहब, अगर ये सारा मामला है, आपको क्या लगता है जो फैसला महफूज हुआ है, कल क्या तवक्को आप रख रहे हैं, किस तरह का फैसला आ सकता है कल? देखें, इधर फैसला महफूज हुआ है, उधर जस्टिस काजी ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत सख्त खत लिखा है कि आपने मेरे फैसले के ऊपर सर्कुलर कैसे जारी किया। और उन्होंने ये खत ये भी लिखा है कि जब अदलिया और इंतज़ामिया अलहदा हो चुके हैं तो एक सरकारी अफसर जो है वो कैसे सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। ये किसी जुडिशल ऑफिसर को यहाँ का रजिस्ट्रार होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में लड़ाई सियासी जमातों से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जो भी फैसला देंगे उसका रिबटल सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आएगा। सवाल ये नहीं है कि सियासी जमातें, देखिए जी, सियासी जमातों में तो इक़्तिदार की लड़ाई है, वो इक़्तिदार में बैठे हैं, वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इनके दरमियान तो हमें लड़ाई अच्छी लगती है, इसी लड़ाई से तो अवाम ने फ़ायदा लेना है। अवाम जमहूरियत चलेगी, लोग वोट डालेंगे, ये लोगों की को फलाह का काम करेंगे, इसी डर से कि वोट लेना है। ये लड़ाई तो जमहूरियत के बेसिक प्रिंसिपल के तहत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लड़ाई है वो किस प्रिंसिपल के तहत है? इन दरमियान भी क्या तख्त और तख्ते की लड़ाई चल रही है जो पीडीएम और पीडीआई के दरमियान चल रही है? वो किस नुक्ते पर आपस में एक दूसरे के से इख्तलाफ कर रहे हैं? वो आईनी नकात पर इख्तलाफ कर रहे हैं ना, वो इस बात पर इख्तलाफ कर रहे हैं कि आप एक आईनी काम भी गैर आईनी तरीके से करेंगे तो वो आईनी नहीं रहेगा। सर, लेकिन चीफ जस्टिस साहब तो बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि अदालत को तवाजुन कायम करना होता है। अदालत को तवाजुन नहीं कायम करना होता, अदालत को यकसा निज़ाम इंसाफ कायम करना होता है। उसे एक जैसा इंसाफ देना है सबको। कोई उसका लाडला नहीं हो सकता, कोई उसका दुश्मन नहीं हो सकता, कोई पसंदीदा नहीं हो सकता, कोई नापसंदीदा नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट्स में पिटिशनें ज़ेरे समाअत थी, अगर चीफ जस्टिस ये सू मोटिव ना लेते और हाई कोर्ट्स ने भी इलेक्शन का फैसला कर देना था और अपील में सुन लेती सुप्रीम कोर्ट, तो आज ये तनाजा ना होता। तनाजा तो एक हेस्ट ने पैदा किया है, जल्दबाजी ने, कि आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जब खत्म किया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज आई कि आप जैसे मरकज सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म नहीं कर सकता, वैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में इंटरवीन नहीं कर सकता। जो केस हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जाती लड़ाई नहीं हो रही, एक आईनी नुक्ते पर बात हो रही है। लेकिन सर उसकी बाज़गश्त तो पार्लियामान से हमें उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है, जो हुकूमत है उसके मुशीरान, तर्जुमान, वुज़रा, उनसे सुनाई देती है, चाहे वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, फिर वहां से वो आवाजें सुनाई देती हैं। तो मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो नहीं रह गया, मामला तो पूरा का पूरा सियासी बन चुका है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बहस चल रही है दरमियान, वो कोई सियासी बहस तो नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एक बहस हो रही है। एक बहस हो रही है कि आप सू मोटिव नहीं ले सकते थे क्योंकि हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। ये एक आईनी नुक्ते पर बहस हो रही है जजेस की और चीफ जस्टिस के दरमियान। इसी तरह ये कि जो बेंचेस का कयाम है, बेंच फिक्सिंग है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज आ रही है कि आप ये बेंच फिक्सिंग ठीक नहीं कर रहे हैं। इसमें सियासी जमातों का तो कोई कमाल नहीं, पार्लियामान तो उस सारी नहीं, लेकिन फरीक तो बन रही है ना, फरीक तो बन रही है मुजम्मिल साहब। नहीं, वो तो उस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज आ रही है, हर कोई अपने हक की आवाज को लेकर चल रहा है। पीटीआई इस 3 रुकनी बेंच की आवाज को कह रही है ये हक की आवाज है, वो काजी फायद ईसा, अतर मनीला, जमाल मंदुखेल, अमीनुद्दीन, उन सब की आवाजों को कह रही हैं कि ये हमारे हक की आवाज है। तो जब मैं ये कह रहा हूं, जब तकसीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो इंसाफ तकसीम है, एक जबान होना चाहिए। अगर आईनी नुक्ता इतना ही साधा है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम की आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या बाकी जो जजेज हैं वो गैर आईनी बात कर रहे हैं?
वो भी तो आइन के दायरे में अपने जुडिशियल ऑर्डर लिखा रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन मैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मजीद क्यों बात गलत है? करता हूं। ये मसला हल कैसे होगा, खलीज कम कैसे होगी, सालिस अगर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं तो जिन्होंने बात करनी है वो आपस में बात करने को तैयार क्यों नहीं है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी राना एहसान अफजल साहब, सर कोई भी जमात हो सर, हमेशा से देखा यही गया है कि जो फैसला जिसको सूट करता है वो उसकी पजीराई करता है, जो सूट नहीं होता उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाता है। बात हो रही है नेशनल डायलॉग की या ग्रैंड डायलॉग की। चीफ जस्टिस साहब का भी ये मशवरा है कि जनाब हुकूमत और पीटीआई को सियासी डायलॉग करना चाहिए। सालिस बीच में पड़ गए हैं कि आए बैठें बातचीत करें, कोई तो मसले का हल निकलेगा ना। क्योंकि अगर आप इस फैसले को कबूल नहीं करते हैं, यकीनी तौर के ऊपर अगर एक फैसला आता है, अगर वो आप उसे नहीं मानेंगे, पीटीआई यकीनन उसको मानेगी, तो मसले का हल कैसे निकलेगा सर? नहीं, देखें, सबसे पहले तो हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है। हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस कह रहे हैं कि सुओ मोटो के मुताबिक अब ब्रेक लगा देनी चाहिए, पहले हम रूल्स और रेगुलेशन तय कर लें। तो ये जहां हम कह रहे हैं वहां कोर्ट के अंदर भी ये बातें हो रही हैं। नंबर एक। देखिए, नंबर दो, सर लेकिन कोर्ट के अंदर जो 3 रुकनी बेंच बात कर रहे हैं आप, उसको तो कोर्ट नहीं करते ना। नहीं, लेकिन उसी बेंच के बारे में ये सारी बातें हो रही है ना कि ये बेंच जब 4-3 का फैसला है तो फिर बेंच कैसे बन सकता है? 3 मेंबर्स का बेंच कैसे आगे मामलात? आज अटॉर्नी जनरल ने भी यही बातें की, यही अपना मौकफ रखा कि जब 4-3 का फैसला है तो आप पिटीशन को फारिग कर दें। और जब आपका सुओ मोटो के ऊपर एक जजमेंट आ गई कि आप इसको होल्ड कर लें जब तक ये फुल कोर्ट कैसे बनेगा, ये मामला तय नहीं होते, तो ये आगे ना चले। फिर भी अगर वो बेंच आगे चलता है तो फिर ये तो ये डिवाइड तो सुप्रीम कोर्ट का है। और इसी पे हम बात लेकिन राणा साहब, क्या ये आईनी तकाजा नहीं है? क्या ये आईनी तकाजा नहीं है कि इंतखाबात 90 रोज में हो? क्या आइन ये नहीं कहता? बिल्कुल आइन कहता है, और आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने, ये उसका आईनी फर्ज है। आईनी बुनियाद ये कहती है इलेक्शन कमीशन की कि उसने फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने। अब उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 30 अप्रैल की डेट दी और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। उसको लगा कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सकता क्योंकि बहुत सारी वजूहात हैं। अब वो वजूहात जो है वो हकायक पे मबनी है। तो अब ये भी एक आईनी मामला है। देखिए, अगर सेंसस हो रहा है, वहां आपकी ह्यूमन रिसोर्स आपने दी हुई है और वो आप उसको रोक के अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो ये वो सारे मामलात हैं जिसकी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि भाई मैं फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं करा सकता, जो मेरा आईनी फर्ज है। लेकिन राणा साहब, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, मैं एक आपसे इसके ऊपर कमेंट चाहता हूं उसके ऊपर कि एक तरफ आप उस चीज के ऊपर उसका रेफरेंस दे रहे हैं जो कुछ इलेक्शन कमीशन कह रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन ने 2-3 चीजों के ऊपर बात की है। नंबर 1 थिंग के वसाइल, यानी कि उसके अंदर जो आपकी जो आर्म फोर्सेस में से उसके वसाइल, वो फौज की अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है। दूसरी चीज ये कि उन्होंने कहा जी ना फंड्स या रिसोर्सेज के हवाले से उन्होंने बात की है कि ये नहीं है। और तीसरी चीज ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है कि इलेक्शंस को किया जा सके। इसी वजह से इंतखाबात की जो डेट है वो 8 अक्टूबर की दी गई है। सवाल ये पैदा हो रहा है, 2 मैं सवाल आपसे करूंगा कि पीटीआई का ये मानना है और वो ये कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि अक्टूबर में जाके पैसे भी हो जाएंगे और हालात भी ठीक हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये कि पीटीआई का ये मानना है कि वो पॉपुलर जमात है, उसका वोट है, उसको इंतखाब चाहिए और उसको इंतखाबात से रोका जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल को तशबीह दी जा रही है 1971 से। आप समझते हैं कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल किसी तरफ हालात नहीं जा रहे। बड़ी सिंपल सी आपने जो सवाल पूछा उसका बड़ा सिंपल जवाब है कि यहां अगर मिसाल के तौर पे कोर्ट से इन्होंने आरओ मांगे तो कोर्ट ने कहा कि मेरे पास आरओ देने के लिए नहीं है। उनके पास नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया। अभी सेंसस हो रहा है, अगर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने सेंसस को बंदे दिए हुए हैं कि वो सेंसस मुकम्मल करें और वो 30 अप्रैल तक ऑक्यूपाइड हैं, तो उन्होंने कह दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने कि वो बंदे नहीं दे सकते। अगर और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर वाले अगर जो है वो बिजी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो कह दिया कि वो बिजी हैं और वो हकायक पे मबनी सूरत हाल उनको बयान की। अब अक्टूबर में क्या होगा? अक्टूबर में मैं बताता हूं क्या होगा। अक्टूबर में हमारी हुकूमत नहीं होगी।
हम जो है वो अगस्त के अंदर फारिग हो जाएंगे, निकल जाएंगे इक्तदार से, और केयर टेकर सेटअप आएगा जिसकी अवलीन जो मकसद होगा वो इलेक्शन कराना होगा। उसकी तरजीह होगी कि वो सेंसस ना कराए, तब तक वैसे ही सेंसस नहीं हो रहा होगा। या पंजाब में भी एक केयर टेकर सेटअप आया है, क्या वो अपना ये तकाजा पूरा कर रहा है कि महीना मुद्दत के अंदर इंतखाब हो जाए पंजाब में? नहीं, देखिए वो कर रहा है पूरा, लेकिन वो ये आपको बता रहा है कि मैंने अपनी क्यों कोई ह्यूमन रिसोर्स सेंसस के लिए जो है वो दी हुई है, वो सेंसस के अंदर बिजी है, वो 30 अप्रैल को फारिग हो जाएगी, 30 अप्रैल के बाद आपको बंदे मिल सकते हैं। तो ये उन्होंने यही जवाब दिया। यही तो सवाल उठ रहा है, सवाल यही तो उठ रहा है कि अक्टूबर के अंदर क्या गारंटी है कि ये तमाम रिसोर्सेज भी होंगे, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा और इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, अक्टूबर के अंदर ये जो हमारे पे उंगलियां उठ रही हैं ये नहीं उठेंगी, क्योंकि हम इक्तदार में नहीं होंगे, वहां केयरटेकर सेटअप होगा। ये बहुत बड़ी गारंटी है। अभी आप हमारे पे शक कर रही है ना पीटीआई कि हम ये करा रहे हैं, हम इसको नहीं होने दे रहे, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो तब हम इक्तदार में नहीं होंगे। तब जो केयर टेकर हुकूमत होगी, और यही तो बुनियाद है, यही बुनियाद है कि भाई इलेक्शन पाकिस्तान में अगर आपने कराने हैं जो मुतनाज़े ना हो, जिस पे लड़ाई झगड़ा ना हो, तो भाई केयर टेकर के नीचे होंगे। अब वरना तो यही इल्जामात उठते रहेंगे जो अभी उठ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी वैलिड बात की है राना एहसान अफजल साहब ने कि अगर केयर टेकर के अंडर होते हैं वो इंतखाबात, तो यकीनी तौर के ऊपर ये इल्जाम भी आप नहीं लगाएंगे कि मौजूदा हुकूमत है उसने अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, धांधली की, तब तो केयर टेकर होगा। तो क्या कबाहत है कि एक डायलॉग कर लिया जाए और अक्टूबर नहीं तो चले 1 माह पहले कोई मिडिल रास्ता इख्तियार करके इंतखाबात की तारीख पर जो है वो फोकस करें। आप भी इंतखाबी कैंपेन चलाएं, ये भी अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाएं। जी फरीद साहब, बात यह है कि इन्होंने अभी तक कौन सा अपना वादा आज तक पूरा किया है? ये तो सारी गेम इनकी है कि ये किसी तरह से इसको तूल दे दें अपनी नाजायज हुकूमत को, अपनी ये गैर कानूनी हुकूमत जिसमें 86 मेंबर थे इनके असेंबली में और ये पूरे पाकिस्तान पे गासिब हुए हुए हैं। और सिर्फ आप बताएं 11 महीनों में ये तजर्बाकार हुकूमत जिसने आके DGISPR के बकौल डॉलर नीचे जाना था और इकोनॉमी उठनी थी 6% आपका GDP था, आज 1% से कम है। आपकी जो इन्फ्लेशन थी वो पिछले साल, 1 साल पहले 6% थी, अब इस वक्त 30% से ऊपर है। इस वक्त आपकी डॉलर जो था 180 था, अब 280, और नवाज शरीफ साहब की धमकियां हैं कि 500 पे ले जाऊंगा। मुल्क का आपने दिवालिया निकाल दिया, आपने एक्सपोर्ट्स आपकी जमीन को टच कर रही हैं, रेमिटेंसेस आपकी खत्म हो गई हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपके यहां कुछ चल नहीं रहा, कारोबार बंद हो रहे हैं। 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं बाहर नौकरियों की तलाश में। सुसाइड का रेट जो 8% था वो इस वक्त 16% पे जा चुका है। हर रोज अखबार में फैमिलीज अपने आप को जहर दे रही हैं और अपने आप को मार रही हैं क्योंकि उनसे जो दिहाड़ीदार है उसके अपने दिहाड़ी पूरी नहीं होती, लोगों के पास जरिया मुआश नहीं है। और इन्होंने एक मजाक बनाया, मेरी एक बात सुनिएगा, इनको सिर्फ मेरी एक बात सुनिएगा, अगर ये इतनी ही ग्रेव सूरत हाल है, इनकी परफॉर्मेंस इतनी ही खराब है, इतने ही फिगर्स ऐसे ही हैं जो आप दे रही हैं, तो फिर अक्टूबर तक वेट कर लीजिए, इसका फायदा फिर आप ही को होगा ना। अगर इनकी परफॉर्मेंस खराब होगी, लोग इनको वोट नहीं देंगे, फिर जल्दबाजी किस चीज की है इलेक्शन की? देखिए मेरी बात सुने, जल्दबाजी क्यों नहीं है? पाकिस्तान का कोई दस्तूर नहीं है, फिर आप खत्म फाड़ दें इस दस्तूर को, फाड़ दें इस दस्तूर को, मान जाएं कि आपकी बनाना रिपब्लिक मंकी रिपब्लिक है, मियां रिपब्लिक है। ये यहां पर जो मियां, जो चौधरी, जो बाजवा जो कहेगा वो होगा। इस मुल्क का कोई दस्तूर नहीं है, इस मुल्क में कोई बराबर नहीं है लोग, इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये आप दस्तूर फाड़ के नया दस्तूर बनाएं, उसमें ये बातें आप लिखें तो फिर हम मानेंगे। हम दुनिया में, मैं दुनिया की 80 नेशनैलिटीज के साथ काम किया हुआ है, मैंने पूरी दुनिया में मैंने ट्रैवल किया हुआ है, काम किया हुआ है लोगों के साथ। इस तरह नहीं होता जिस तरह इस मुल्क में होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कन्विक्टेड मुजरिम को आप सर पे बिठा रहे हैं और वो आपके मुल्क के सारे मामलात चला रहा है। अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ में अब क्या फर्क रह गया है? मेरे सवाल का जवाब के साथ मेरा सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ इतना ही खराब है तो वाई सो अर्ली? और आज जिस आइन की और कानून की बात आज आप कर रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ
आइन का हवाला आप दे रहे हैं, जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद थी और उस रात को क्या हुआ था, जो असेंबली तहलील कर दी गई थी, क्या वो सब कुछ आईनी था? सवाल तो यहां पे यह भी पैदा होता है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो वो सब कुछ बहुत अच्छा सवाल है। वो सब कुछ आईनी था, इसलिए अगर नवाज शरीफ साहब होते इमरान खान साहब की जगह तो क्या होता? नवाज शरीफ साहब ने ऐसी की तैसी करनी थी, बाहर तो उनके लिए एक बंदा नहीं निकला, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब डायरी लेके वहां से उठ के चले गए, और इन पिछले 11 महीनों में जिस तरह अवाम का गमो गुस्सा है, जिस तरह इमरान खान साहब ने तरबियत की है अवाम की कि पीसफुल रहना है, पुरअमन रहना है, आपने ईंट तक नहीं तोड़नी, फूल तक नहीं तोड़ना, और आप देखेंगे लोगों को लेके चल के आ रहे, लोग इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और अवाम अपना बदला लेगी। हमारे कहने से क्या होता है जी, हमने भी मर जाना है। ये आपके जो जिनकी आप इस वक्त डिफेंस दे रहे हैं ना, इन्होंने नहीं मरना। ये अपना सोना चांदी अपनी लैंड क्रूजर्स मेरा तो सवाल है, लंदन के दुबई के घर कब्र में साथ लेके जाएंगे। बिल्कुल यानी बेटा, मैं सवाल चंद पूछ रहा हूं, इंसाफ की बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ जवाब उसका लेना। मुजम्मिल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, एक ब्रेक की मुझे कॉल है, मैं ब्रेक ले लेता हूं जरा, फिर आके आपसे इसका तज्जिया ले लेता हूं। मुजम्मिल साहब, एक ब्रेक के बाद। जी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सर इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि जो राना साहब का जो आर्ग्यूमेंट रहा कि जनाब उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी, केयर टेकर होगा, केयर टेकर सेटअप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, तो आपको लगता है कि इंतखाबात जो है वो ये अक्टूबर में होते हुए आपको नजर आते हैं, या फिर ये मामला अप्रैल के अंदर ही जाके होता हुआ नजर आ रहा है आपको? कौन सा अप्रैल? 2023। 2023 की तो आज 3 तारीख हो गई। अभी तो बाकी है ना, अप्रैल तो अभी काफी बाकी है। अब तो नहीं हो सकते अप्रैल में इंतखाबात, अब तो इलेक्शन स्केड्यूल भी पूरा नहीं हो सकता। 54 दिन जो देने हैं, कैंपेन के दिन जो देने हैं, वो तो अभी तो स्क्रूटनी, फाइनल लिस्टें, टिकटों की अलॉटमेंट, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था, उससे पहले रुक गया सब कुछ। अभी तो पीटीआई ने भी अपने लोगों को टिकटें अलॉट नहीं की, उन्होंने अपनी रिजर्व सीट्स भी अभी अनाउंस नहीं की, अभी पीएमएलएन ने टिकटें नहीं अनाउंस की, किसी पार्टी ने भी टिकटें नहीं अनाउंस की थी अभी। तो अप्रैल में तो अब इलेक्शन नहीं हो सकते ना, अब तो जब होंगे तो अप्रैल के बाद ही होंगे। अप्रैल में तो अब अगर सुबह भी चीफ जस्टिस कहें कि इलेक्शन शेड्यूल वहीं से शुरू कर दिया जाए जहां से रुका था, तो भी 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं हो सकते। कि मुझे अक्टूबर में भी इलेक्शन होते नजर नहीं आते हैं इस दशक की स्याही में। मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्शंस जो हैं वो, अगर इलेक्शंस अब ना हुए, कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर इलेक्शंस नहीं होते, तो फिर ये 2024 अक्टूबर में हो जाएंगे। जी राना एहसान अफजल साहब, क्या यही इरादा है? कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का इरादा है? सर बताएं, क्या इरादे क्या हैं? ये तो मुजम्मिल साहब का जो है वो तज्जिया है, और मेरे पास तो ऐसे कोई हकायक नहीं है। मेरे नज़दीक तो अगस्त के अंदर हमारी जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है, और इसके अलावा तो मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, बजट तो पेश करना होगा, इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके पास हैं, यकीनी तौर के ऊपर मामला तो अगस्त तक चलाने, कैसे चलेंगे सारी चीजों को? यानी कि आप इलेक्शन से तो फरीद साहब जी, जून में कोई पब्लिक रिलीफ का बजट तो नहीं पेश हो सकता ना, ऐसा बजट तो नहीं पेश हो सकता जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा सके। तो फिर एक गवर्नमेंट जून में बजट पेश करके अगस्त में घर चली जाएगी, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। जी राना साहब, देखिए, मैं आपको इसका जवाब, देखें बात यह है कि हमारे पे जब ये जिम्मेदारी अप्रैल में आई, तो उसके बाद और अब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हमने जो मुआहदा ये सैबोटाज करके इस मुल्क को दिवालियेपन के अंदर धकेल के जितनी बातें जो मेरी बहन जरका ने गिनवाई, उसकी जिम्मेदारी काफी हद तक इनके ऊपर पड़ती है, और कुछ जो है वो इंटरनेशनल सिनारियों पे पड़ती है। तो हमने क्या किया है, इस हुकूमत ने, ये जो 11 माह की हुकूमत है, किया क्या है हमने तो वो मुआहदा पूरा किया है, IMF की शराइत पूरी की है जो PTI करके गई थी, और अगर हम वो ना करते शराइत पूरी, तो मुल्क तो दिवालिया हो जाता। तो हमने अपनी सियासत दाव पे लगा के हमने बिजली भी महंगी की, गैस भी महंगी की, पेट्रोल भी महंगा किया, और यहाँ ये सारे हालात उस हद तक लेके आए कि IMF का मुआहदा, जो कि अभी बिल्कुल ताखीर में है, लेकिन वो हम मुकम्मल करेंगे, उसका 9th रिव्यू भी हम मुकम्मल करेंगे। तो हमने तो वो जिम्मेदारी पूरी की, तो आगे भी जो हमारी जिम्मेदारी है बजट देने की,
उसको नहीं, आगे भी जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क का बजट पेश करने की, और बिल्कुल मैं इससे एग्री करूंगा मुजम्मिल साहब से कि हालात तो कोई रिलीफ वाला बजट तो पेश करने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही। और जो जिस तरह का बजट पीटीआई ने दिया था, आखिरी बजट जिसने इस मुल्क को बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने ले गए, जिसने आईएमएफ के अपने किए हुए वादों से इनराफ किया, इन्होंने तो $6 अरब टर्फ की सूरत में इन्होंने अमीरों को बांट दिया 4% पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन चले, मैं डॉक्टर साहबा से इसका जवाब ले लेता हूं। मैं लास्ट आखिरी कंक्लूडिंग point। उनसे रिमार्क्स दूंगा। मैं डॉक्टर साहबा, दो बातें हैं, मैं इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि जैसे मुजम्मिल साहब ने अपना एक तज्जिया पेश किया है, वो कह रहे हैं कि अब अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो उनको अक्टूबर 2024 तक इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या रद्द-ए-अमल होगा अगर ऐसा हो जाता है पीटीआई का? तो देखिए जी, मुजम्मिल साहब बहुत सीजन्ड सहाफ़ी हैं और उनकी जो बात है उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो जानते भी हैं इन लोगों को। और मैंने भी आपसे यही कहा था कि ये लोग इलेक्शन करवाने वाले नहीं हैं। ये एक दफा शहबाज शरीफ आपके ख्याल में कभी बन सकते थे प्राइम मिनिस्टर? यानी जिसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होना था, और जो उस आदमी ने कैसे प्राइम मिनिस्टर बनना था? और ये जो 84 लोगों की इस वक्त कैबिनेट है जो लोगों का खून चूस रही है, एक रुपया, देखिए 25 अरब की बात है सिर्फ इलेक्शन की। पाकिस्तान का अरबों का बजट है, 25 अरब क्या चीज है? एक सवाल, तो रद्द-ए-अमल ये क्या होगा? उसको नहीं दे रहे जी। आप करेंगे क्या अगर इलेक्शन नहीं होता? पीटीआई का किसका रद्द-ए-अमल? वो तो आप देखेंगे। अरे भाई फरीद रईस साहब, वो तो फिर आप देखेंगे ना। मुझसे पूछने का सवाल तो नहीं है ये तो इंतजार करने और देखने का सवाल है। चले, अच्छा, बहुत रद्द-ए-अमल शुक्रिया नहीं आपका। थैंक यू होगा, डॉक्टर आवाम का साहब। रद्द-ए-अमल होगा, हमारा चले, क्या रद्द-ए-अमल आई होगा? हैव टू थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़का तैमूर साहब, थैंक यू सो मच। राना एहसान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल सोविद साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।